नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जी के में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, अपना राजस्थान के किसान आंदोलनों में जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन। साहब कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन। सबसे पहले यदि हम बात करें तो बिजोलिया जो है, बिजोलिया का जो प्राचीन नाम था और वो प्राचीन नाम था बिज्जावली। क्या नाम था साहब? बिजोलिया का प्राचीन नाम था बिज्जावली। और जो बिजोलिया है, ये बिजोलिया भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ साहब? भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा यानी मेवाड़ के अधीन। बिजोलिया कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में, जो कह सकते हैं मेवाड़ के अधीन, या कह सकते हैं उदयपुर। कहाँ साहब? उदयपुर। और उदयपुर का यदि किसान आंदोलन के दौरान शासक था तो वो था फतेह सिंह। उदयपुर का शासक कौन था? फतेह सिंह। यानी बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान उदयपुर का शासक, जिसका नाम आता है साहब फतेह सिंह। बिजोलिया जो क्षेत्र था, किसान आंदोलन की शुरुआत यहाँ होती है, परंतु मूलतः ये ऊपरमाल जागीर में स्थित था। कौन सी जागीर में? ऊपरमाल जागीर में स्थित था। ऊपरमाल क्या है साहब? ऊपरमाल यदि हम बात करें राजस्थान के संदर्भ में, तो ऊपरमाल का जो विस्तार था, ऊपरमाल एक पठार क्षेत्र है, इसका जो विस्तार था ऊपरमाल का, वो बता सकते हैं। यहाँ पड़ता है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़, यानी भैंसरोडगढ़ चित्तौड़। और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ से लेकर ये भीलवाड़ा का जो क्षेत्र था, ये जो क्षेत्र है ये पठारी भाग है। और भीलवाड़ा में कहाँ तक? मांडलगढ़ भीलवाड़ा तक। मांडलगढ़ भीलवाड़ा तक। तो आएगा क्या कि भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ से लेकर मांडलगढ़ भीलवाड़ा के जो मध्य का क्षेत्र है उसे कहा जाता था ऊपरमाल। और उस समय ऊपरमाल ये क्या थी? जागीर थी। और इस पठारी भाग है वो ऊपर उठा होने के कारण उसको कहा जाता है ऊपरमाल। क्या कहा जाता है? ऊपरमाल। और इस ऊपरमाल जागीर का ये जो सदर क्षेत्र था, या कह सकते हैं मुख्य क्षेत्र है, वो है बिजोलिया। यानी ऊपरमाल जागीर का ही क्षेत्र था बिजोलिया। यदि ऊपरमाल जागीर के हम बात करें कि इसका संस्थापक कौन था, या कह सकते हैं ऊपरमाल जागीर का जो मूल पुरुष कौन था, तो उसका नाम आएगा अशोक परमार। क्या नाम आएगा? अशोक परमार। अब देखो, यदि ऊपरमाल के जागीर के मूल पुरुष या संस्थापक अशोक परमार को समझना है तो अपने को चलना पड़ेगा 17 मार्च 1527। 17 मार्च 1527 का वो खानवा का कहर या वो खानवा का युद्ध जो राणा सांगा ने बाबर के विरुद्ध किया था। और इस युद्ध में राणा सांगा ने एक प्राचीन प्रथा को पुनः जीवित किया था। कौन से युद्ध में? खानवा युद्ध में। और ये प्रथा थी पाती परवन प्रथा। यानी पाती परवन प्रथा को पुनः जीवित करने वाला मेवाड़ का शासक था राणा सांगा। किस युद्ध के दौरान? तो हम बता सकते हैं खानवा युद्ध के दौरान। किस युद्ध के दौरान? खानवा युद्ध के दौरान। और इस पाती परवन प्रथा ये क्या थी? इस प्रथा के तहत समस्त राजपूताना के शासकों को पत्र लिखा जाता है, या कह सकते हैं एक तरह से न्योता भेजा जाता है कि हम सारे एक विदेशी बाबर के विरुद्ध एक झंडे के नीचे लड़ेंगे। यानी सबको युद्ध में शामिल होने के लिए आग्रह करता है या उनको बुलाता है। वो ही कौन सी प्रथा थी? पाती परवन प्रथा। ठीक है जी। और इस पाती परवन प्रथा के तहत जगनेर भरतपुर का, कहाँ का? जगनेर भरतपुर का था। वो भरतपुर का होता है अशोक परमार। और अशोक परमार जगनेर भरतपुर का, जो इस पाती परवन प्रथा के तहत खानवा युद्ध में राणा सांगा के सहयोगी के रूप में बाबर के विरुद्ध युद्ध करता है। और इसी कारण अशोक परमार को ये ऊपरमाल की जो जागीर थी वो राणा सांगा भेंट करता है। कौन करता है साहब? राणा सांगा भेंट करता है अशोक परमार को खानवा के युद्ध में साथ देने के कारण ये जागीर। और ये जो बिजोलिया उस दौरान जागीर का ये ठिकाना क्षेत्र होता है। और ये मेवाड़ का ए श्रेणी का ठिकाना था। मेवाड़ का ए श्रेणी का ठिकाना है।
यदि बात करें यहाँ के किसानों की, तो यहाँ पर जो सर्वाधिक किसान थे वो धाकड़ जाट जाति की। कौन सी जाट जाति साहब? धाकड़ जाट जाति के यहाँ पर किसान होते। सर्वाधिक किसान कौन सी जाट जाति के थे? तो वो थे धाकड़ जाट जाति के किसान। ठीक है जी। 1931 की यदि जनगणना की बात की जाए तो उसके अनुसार यहाँ की उस दौरान जो जागीर की जो जनसंख्या थी वो 15,000 जनसंख्या थी। मेवाड़ का महाराणा कौन था? मेवाड़ का महाराणा उस टाइम में था फतेह सिंह। अब देखो, यदि हम बात करें कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, इस बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत क्यों हो गई थी, क्यों हो जाती यहाँ पर शुरुआत? तो हम बात करें यहाँ पर जो जागीरदार थे, उन जागीरदारों के द्वारा किसानों से 1/2 भू राजस्व लिया जाता था। कोई दिक्कत नहीं, 1/2 भू राजस्व लिया जा रहा है, परंतु जो ये भू राजस्व लिया जाता था, ये भू राजस्व जिस पद्धति से निर्धारित किया जाता था उसे कहते थे लाटा कुंता पद्धति। कौन सी पद्धति साहब? लाटा कुंता पद्धति। जी, ये लाटा कुंता पद्धति क्या है? ये लाटा कुंता पद्धति है, वो भी खड़ी फसल का लाटा कुंता होता था। कौन सी फसल का? खड़ी फसल का ही लाटा कुंता होता था। अब देखो है क्या चीज, यानी जो जागीर के कामदार हैं या कह सकते हैं कर्मचारी हैं, वो कर्मचारी किसान के खेत में जाएंगे और खड़ी फसल का ही उसका लाटा कुंता कर देंगे। अब भैया यदि किसान के खेत में श्रावण मास में वो कामदार या जागीरदार के जो कर्मचारी पहुंच गए और उसने खड़ी फसल का जो लाटा कुंता कर दिया, श्रावण मास में अच्छी फसल है, उस दौरान ही लाटा कुंता, क्या पता बाद में बारिश हो या न हो, क्या पता फिर जो ओलावृष्टि हो जाए उससे भी नुकसान हो सकता है, क्या पता फसल में कैसा भी रोग भी आ सकता है, उससे भी फसल जो नष्ट हो सकती है। अब उस पर जो खड़ी फसल थी पूर्व में, उस पर तो उसने निर्धारित कर दिया चल 10 बोरी अनाज हो गया भाई, परंतु उस किसान के वहां पर बोरी अनाज हुआ 3 ही, तो उसको देना कितना पड़ेगा? यदि खड़ी फसल पर 10 बोरियों के आधार पर उसको 1/2 5 बोरी देने पड़ेंगे। किसान के पास हुई कितनी साहब? 3 बोरी। 2 कहां से देगा? तो 2 की उससे या तो कुछ अधिकार जो उससे ले लिए जाएंगे या उससे वो जमीन ले ली जाएगी, उसको बेजमीन या कह सकते हैं भूमिहीन कर दिया जाएगा। और वो या कहां से चुकाएगा? क्योंकि बाद में उसके खेत में अनाज ही 3 बोरी हुआ, या तो फसल नष्ट हो गई है या बारिश न हुई उसके कारण फसल ही नहीं हुई। यानी बिजोलिया किसान आंदोलन जो शुरू होता है और किसानों का जो प्रमुख विरोध था वो लाटा कुंता पद्धति पर था। एक बात तो ये मुख्य विरोध था, जो किसान है वो लाटा कुंता पद्धति से परेशान थे, जो खड़ी फसल पर लाटा कुंता होता था। दूसरा यदि बात करें तो लाग बाग थी। अब लाग बाग क्या होता है जी? भू राजस्व के अलावा जो भी बेगार ली जाती थी या जो भी अन्य कोई कर लिया जाता था उसे कहते थे लाग बाग। इस दौरान जो बिजोलिया में ऐसी लाग बाग थी, यदि जागीरदार की पत्नी को चूड़ा पहनना ना तो किसान कर देंगे, जागीरदार के घर में पुत्र जन्म ले लिया किसान कर देंगे, उस पुत्र के लिए कपड़े लाने हैं तो किसान कर देंगे, उस पुत्र के लिए यदि खिलौने लाने हैं तो किसान कर देंगे, पुत्र बड़ा हो गया हथियार लाने हैं किसान कर देंगे, पुत्र को घोड़ा चाहिए किसान कर देंगे, उनके घर में यदि जागीरदार को इच्छा होगी बकरा खाने की तो किसान अपने घर से बकरा भेजेंगे। इस प्रकार की ये लाग बागें थी अनेक प्रकार की। यदि किसान के घर कोई आ गया मेहमान या जागीरदार के घर आ गया मेहमान तो भी किसान कर देगा। इस प्रकार से ये लाग बाग से किसान काफी परेशान था। 1 नहीं 2 नहीं, यहाँ 84 प्रकार की लाग बाग थी। तो बिजोलिया में 2 प्रमुख मुख्य कारणों की यदि बात करें तो यहाँ एक तो खड़ी फसल का लाटा कुंता किया जाता था जिसका किसान विरोध कर रहे थे, तो दूसरी बात थी किसानों पर जो लाग बाग थी। कितने प्रकार की लाग बाग थी? तो 84 प्रकार की लाग बागें होती हैं। कितने प्रकार की? 84 प्रकार की। देखना क्या अपने को, बिजोलिया का प्राचीन नाम बिज्जावली है। बिजोलिया कहां पड़ता है साहब? भीलवाड़ा में पड़ता है, मेवाड़ के अधीन आता है। मेवाड़ यानी उदयपुर। उस समय उदयपुर का शासक कौन था किसान आंदोलन के दौरान? फतेह सिंह। साथ में ध्यान रख लेना, यदि किसान आंदोलन के दौरान एजीजी की बात की जाए तो एजीजी इस दौरान जो था वो था हॉलैंड। कौन होता है साहब?
हॉलैंड इस दौरान एजीजी होता है। कौन होता है? एजीजी होता है, यहां इस दौरान हॉलैंड होता है। ठीक है, उसके बाद में यदि हम बात करें तो यहां का फतेह सिंह शासक हुआ करता था। बिजोलिया जो क्षेत्र उपरमाल जागीर का था, ठीक है, उपरमाल जागीर का क्षेत्र होता है। उपरमाल जागीर का संस्थापक या मूल पुरुष वो था अशोक परमार। 1527 के खानवा युद्ध के दौरान राणा सांगा का साथ दिया था बाबर के विरुद्ध, इसलिए बाबर ने ये उपरमाल जागीर इनको प्रदान की थी। ये कहां का था? अशोक परमार, जगनेर भरतपुर का था। तो ये ध्यान रख लेना कि यहां जो भी जागीरदार होगा ना, वो जागीरदार भरतपुर के ही होंगे। चाहे अपन आगे जो बात करेंगे, चाहे वो जागीरदार गोविंद सिंह हो, चाहे जागीरदार वो कृष्ण सिंह हो, चाहे जागीरदार वो पृथ्वी सिंह हो, चाहे जागीरदार केसरी सिंह हो, आदि जागीरदारों के आगे नाम आएंगे। वो सारे के सारे कहां के होते थे जागीरदार? तो वो जागीरदार होते थे भरतपुर के। कहां के साहब? भरतपुर के हुआ करते थे। उसके बाद में ये संस्थापक या इसका मूल पुरुष था। और ये जो किसान आंदोलन है, ये किसान आंदोलन लाटा कुंता पद्धति जो खड़ी फसल पर किया जाता था। और दूसरी बात यदि करें तो उस दौरान किसानों से 84 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी। कई प्रकार युद्ध कर लिया जाता। यदि जागीरदार या कह सकते हैं या उस समय का शासक है, वो अंग्रेजों को कोई किसी युद्ध में यदि सहायता प्रदान करेगा तो उस लिए भी यहां से इनसे युद्ध कर भी लिया जाता था मेवाड़ में। और मेवाड़ में जो युद्ध कर लिया जाता ना, उसे कहते गनीम बराड़। गनीम बराड़ कहा जाता था। और गनीम बराड़ क्या है? गनीम बराड़ युद्ध कर जो मेवाड़ में लिया जाता था उसे कहा जाता था। और किसान ये लाग बागों से परेशान थे ही थे। ठीक है जी। उसके बाद में जो ये भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ से लेकर मांडलगढ़ भीलवाड़ा के क्षेत्र को कहा जाता है साहब उपरमाल। ये जो बिजोलिया था वो ए श्रेणी का ठिकाना था। कि कौन सी श्रेणी का? मेवाड़ में ए श्रेणी का ठिकाना होता है। ठीक है, जागीर का नाम है तो उपरमाल, उसमें जो मेन क्षेत्र है ठिकाना है बिजोलिया, या कह सकते हैं सदर क्षेत्र था या मुख्यालय था इस जागीर का, वो था बिजोलिया। ठीक है साहब। अब देखो बिजोलिया जो किसान आंदोलन था, ये बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में होता है साहब। कितने चरणों में? तो बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में होता है। 3 चरणों की हम बात करें, ये प्रथम चरण हो गया, और प्रथम चरण, ये द्वितीय चरण हो जाएगा साहब, और ये तृतीय चरण हो जाएगा। ऑल ओवर यदि किसान आंदोलन की बात करें टाइम पीरियड की, तो ये सन 1897 से लेकर 1941 के मध्य तक ये किसान आंदोलन होता है साहब। यानी लगभग कितने वर्ष हो गए? 44 वर्ष। और ये राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन, संगठित किसान आंदोलन है। ठीक है जी। राजस्थान का नहीं, भारत का सबसे लंबा संगठित किसान आंदोलन तो कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन। प्रथम चरण है, वो प्रथम चरण है 1897 से लेकर सन 1915 तक। 1897 से 1915 ये वो चरण है जिसमें इस बिजोलिया किसान आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो स्थानीय कार्यकर्ता कर रहे थे साहब। कौन कर रहे थे? स्थानीय कार्यकर्ता इस दौरान इस किसान आंदोलन का नेतृत्व करते। यदि अपन स्थानीय कार्यकर्ताओं में बात करें तो स्थानीय जो सर्वप्रथम जो इसको किसान आंदोलन को जो गंगाराम धाखड़ के घर से या कह सकते हैं गिरधारीपुरा गांव से जो साधु सीताराम दास के नेतृत्व में शुरू होता है, तो अपने एक तो याद रख लेंगे साधु सीताराम दास। कौन साहब? साधु सीताराम दास। यानी यहाँ का जो स्थानीय कार्यकर्ता था वो था साधु सीताराम दास। इसके अलावा यदि हम बात करें तो यहाँ होते हैं नानजी पटेल। नानजी पटेल। यहां होते हैं साहब ठाकरी पटेल। कौन है? ठाकरी पटेल है। इसके अलावा यदि बात करें तो फतेह करण चारण है। फतेह करण चारण, एक है ब्रह्मदेव, और इनका प्रमुख यहां पर योगदान है। ठीक है। इनके अलावा यहां पर नारायण पटेल भी होता है और प्रेमचंद भी यहां पर होता है। ठीक है। उसके बाद में ये सेकंड चरण की यदि हम बात करें द्वितीय चरण की, तो द्वितीय चरण में इस आंदोलन का टाइम पीरियड है वो 1916 से। कब से साहब? 1916 से लेकर और 1923 के मध्य। और दूसरा चरण ही इस आंदोलन का सबसे सफल चरण है।
दूसरा चरण ही इस आंदोलन का सबसे सफल चरण होता है, क्योंकि यहाँ पर जो इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले होते हैं वो नेतृत्व करने वाले राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता है साहब। राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता इस किसान आंदोलन का यहाँ पर नेतृत्व करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा यदि नाम की बात करें तो वो है साहब विजय सिंह पथिक। कौन होता है? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक। राम नारायण चौधरी। कौन साहब? राम नारायण चौधरी। और साथ में यदि हम एक ही शब्द में इसको समझे तो कह सकते हैं राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता। राजस्थान सेवा संघ के सदस्य व कार्यकर्ता इस किसान आंदोलन को दूसरे चरण में नेतृत्व प्रदान करते हैं, जिसको समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता इस किसान आंदोलन को नेतृत्व दिया था, जो 1916 से लेकर 1923 के मध्य। सबसे बड़ा नाम है विजय सिंह पथिक का, या कह सकते हैं राजस्थान जो सेवा संघ है इसके सदस्य, जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में की है। वहां पर राजस्थान सेवा संघ की किस प्रकार से स्थापना होती है राजस्थान सेवा संघ की, और राजस्थान सेवा संघ ही वो संघ था जिसने राजस्थान के किसान आंदोलनों को काफी हद तक सफलता प्रदान की थी। उसके बाद में यदि तीसरे चरण की बात करें 1923 से लेकर 1941 के मध्य तीसरा चरण, और तीसरा चरण है ये किसान आंदोलन का समाप्ति का चरण कह सकते हैं साहब। ये समाप्ति का चरण था। यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के जो कार्यकर्ता वो अलग हो जाते हैं, पुनः यहाँ पर जो राजस्थान के कार्यकर्ता, परंतु वो भी काफी हद तक राष्ट्रीय स्तर के थे, जिसमें यदि सबसे बड़ा नाम आए तो वो है माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा को राष्ट्रीयता या कह सकते हैं आंदोलन से जो जोड़ने का काम किया था वो विजय सिंह पथिक ने ही किया था, माणिक्यलाल वर्मा को। उसके बाद में है गांधी का पांचवा पुत्र जमनालाल बजाज, इसका नेतृत्व किया था जमनालाल बजाज ने। और तीसरा नाम आता हरिभाव उपाध्याय। हरिभाव उपाध्याय, हालांकि बड़ी सरलता से अपन सबकी इनकी चर्चा करेंगे। राजस्थान का किसान आंदोलन यदि एक बार आप वीडियो देख लिया तो कभी भूलोगे नहीं। सबसे पहले नेतृत्व प्रदान करने वाला मुख्य व्यक्ति है साधु सीताराम दास। उसके बाद में नेतृत्व प्रदान करता है विजय सिंह पथिक, और उसके बाद में नेतृत्व प्रदान माणिक्यलाल वर्मा भी है, जमनालाल बजाज भी है और हरिभाव उपाध्याय है। ये इस प्रकार से बिजोलिया किसान आंदोलन, जो भारत का सबसे लंबा संगठित और व्यवस्थित किसान आंदोलन, जो 1897 से लेकर 1941 तक चलता है, ये एक अहिंसात्मक आंदोलन है साहब। अहिंसात्मक व असहयोगात्मक आंदोलन है। क्योंकि असहयोगात्मक कैसे? असहयोगात्मक अपन आगे देखेंगे कि किस प्रकार से यदि कृष्ण सिंह ने जब चौरी कर लगाया था तो किसानों ने खेत वगैरह जोते नहीं थे, याक से तृतीया पर उस दौरान हल नहीं चलाए थे, और यहाँ से जो इस जागीर से पलायन करके वो एमपी की तरफ, ग्वालियर की तरफ चले जाते, तो ये असहयोग की भावना हुई कि नहीं। उसके बाद में यदि दूसरे जो अपन बात करें जागीरदार की, कृष्ण सिंह के बाद में पृथ्वी सिंह ने जब तलवार बंधाई कर वगैरह लगाया था, उस दौरान 1913 का टाइम पीरियड वो था कि किसानों ने जमीन को परती रख दिया था, जोता ही नहीं था। तो ये असहयोगात्मक व अहिंसात्मक आंदोलन है। किस प्रकार का ऐसा? असहयोगात्मक व अहिंसात्मक आंदोलन। चलो आगे जो चर्चा करेंगे वो अगले वीडियो में। यदि किसी को अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। जी धन्यवाद।